हेलो एवरीवन, खमा घड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। चार दोस्त कोलकाता का एक फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल कम मेडिकल कॉलेज और उसमें पढ़ने वाले थर्ड ईयर के चार रेजिडेंट डॉक्टर्स राहुल, अर्जुन, नेहा और सुमित जो हॉस्पिटल बिल्डिंग के बाहर की बेंच पर बैठे हुए थे। रात के करीबन 11 बज रहे थे। सबके हाथों में चाय के गिलास थे और बातें करते करते पता नहीं कब धीरे धीरे ये बातें भूतिया किस्सों की तरफ मुड़ गई। पढ़े लिखे मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते थे और ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक टॉपिक था। फिर राहुल बोला, किस्से तो हमारे इस हॉस्पिटल के भी कौन से कम हैं, और अगर इस हॉस्पिटल की कहानियां सुननी है तो मैं तुम लोगों को एक कहानी बताता हूं। मेरे मामा यही डॉक्टर थे और उन्होंने जो देखा था वो सुनकर तुम सबकी रूह कांप जाएगी। बाकी तीनों ने बड़े एक्साइटमेंट से उसकी तरफ देखा और तभी एक हल्की सी आहट हुई। एक अजनबी आदमी करीबन 40 की एज के आसपास का, जो अभी उनके सामने टहल रहा था और शायद इनकी बातें भी सुन रहा था, वो चुपचाप आकर उनकी बेंच के पास बैठ गया। उसने बहुत धीमे सी आवाज में कहा, अगर तुम लोग सच में डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो मैं भी बाद में अपनी एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले तुम बताओ। अब चारों दोस्त उसे देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसको इग्नोर किया और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। राहुल कहता है, तुम लोगों ने थर्ड फ्लोर पर बना वो स्टोर रूम देखा है, जिसे आज भी बहुत रेयरली यूज और ओपन किया जाता है। ये बात उन दिनों की है जब मेरे मामा इस अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थे। उस टाइम पर ये जो स्टोर रूम है ये वार्ड नंबर 13 हुआ करता था और वहां पर भर्ती हुआ एक मरीज जिसने पूरे स्टाफ को पागलपन की हद तक डरा दिया था। वो मरीज एक हादसे में बुरी तरह घायल होकर आया था। उसका नाम विजय था और उसका शरीर 75% जल चुका था। चेहरा पहचानने में नहीं आता था, लेकिन उसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमकती थी। जिस रात वो एडमिट हुआ उसे पहले वार्ड नंबर 13 में रखा गया और अगली शाम उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। विजय का पूरा शरीर सफेद पट्टियों में लिपटा हुआ रहता था, बस उसका चेहरा और शरीर का कुछ पार्ट ही विजिबल होता था। नर्सें बताती थी कि जब उसे लिटाया गया तो उसने बहुत धीमी सी आवाज में कहा, मुझे वार्ड नंबर 13 में ही ले चलो, वही मेरी जगह है। उसकी बात सुनकर सब लोगों ने सोचा कि शायद दर्द की वजह से वो ऐसा बोल रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी रात उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। जब डॉक्टर नर्स उसे संभाल रहे थे तो उसने फिर उसी आवाज में बोला, मुझे 13 नंबर में ले चलो। जब डॉक्टर नर्सेस ने ध्यान नहीं दिया तो एकदम से विजय, जो भी बहुत ठीक से बोल भी नहीं रहा पाता, वो चिल्ला कर बोला, मुझे 13 नंबर में ले चलो। इस बार उसकी आवाज में दर्द और अर्जेंसी दोनों थे। डॉक्टर्स ने स्टाफ को इशारा किया और 5 मिनट में ही उसे वार्ड 13 में शिफ्ट कर दिया गया और वहां जाते ही विद इन 1 to 2 मिनट्स वो नॉर्मल हो गया। डॉक्टर, नर्स सब हैरान थे कि ये क्या हुआ। ये सब देखकर नर्सिंग स्टाफ था वो घबरा गया कि सब माजरा क्या है। अगले दिन नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, जो कि राहुल के मामा थे, के बीच में डिस्कशन हुआ तो नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि रात भर वो स्टेबल रहा, लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ कि उसे दूसरे वार्ड से शिफ्ट करके यहां वापस लाए तो वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर्स ने बोला शायद उसका एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे इनके जो मामा थे उन्होंने स्टाफ से कहा कि आज इसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो और देखो ये स्टेबल रहता है या फिर नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वैसा ही किया गया, लेकिन शिफ्ट करने के 5 मिनट में ही उसकी तबीयत बहुत तेज खराब होने लगी, ऐसी जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। और वो बहुत तेज दर्द में चीखने लगा, ऐसा कि पूरा फ्लोर उसकी चीखों से गूंज रहा था। इसके बाद इनके मामा को फिर से बुलाया गया और इस बार उन्होंने खुद उन स्टाफ के साथ मिलकर इस पेशेंट को वार्ड 13 में शिफ्ट करवाया और एक बार फिर अमेजिंगली वो शिफ्ट करते ही नॉर्मल हो गया। इनके मामा का भी दिमाग खराब हो गया कि चक्कर क्या है। उन्होंने कमरे के चारों तरफ घूमकर देखा, उन्हें एज सच कमरे में कुछ डिफरेंट फील
नहीं हुआ। इसके बाद वो थोड़ी देर शांत खड़े रहे, विजय को देखते रहे और फिर विजय के पास पहुंचे और बोले, तुम ठीक हो? उनकी बात सुनकर विजय ने हाँ में सिर हिलाया और साथ ही साथ डॉक्टर का हाथ बहुत टाइट से पकड़ लिया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन वो बोल कुछ नहीं पा रहा था, जैसे उसकी जुबान किसी ने कंट्रोल कर ली हो। कि मामा को लगा कि उसे स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रॉमा हुआ है और फिर उसके बाद वो उसे उसी वार्ड में उसको रखने को कहा गया और वहां से चले गए। जब भी उसे किसी और वार्ड में ले जाने की कोशिश की जाती तो उसकी हालत एकदम से बिगड़ जाती, सांसें रुकने लगती और शरीर ऐंठ जाता। और जैसे उसे वार्ड नंबर 13 में रखा जाता, उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। अब धीरे धीरे उस वार्ड में रहने वाली नर्सें नोटिस करने लगी कि विजय रात को सोता नहीं है, उसकी आंखें हमेशा खुली रहती है और वो लगातार दीवार की तरफ देखता रहता है। कई बार उसने नर्सों को उनके नाम से बुलाया, जबकि उन नर्सों ने कभी भी उसको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। एक नर्स जिसका नाम सीमा था, वो बताती थी कि उसने आधी रात को विजय को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। उसने जब पूछा, क्या देख रहे हो, तो उसने जवाब दिया, उन्हें जो मुझे बुला रहे हैं, पर अभी मैं नहीं जा सकता। ये सुनकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी कलीग को बताया तो उसने कहा, अरे ये पागल हो गया है, जलने की वजह से उसको ट्रॉमा हुआ है ना, उसके दिमाग तक पहुंच गया है। लेकिन धीरे धीरे वार्ड नंबर 13 में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मशीनें अपने आप ऑन ऑफ होने लगी, पंखे बंद रहते हुए भी पर्दे फड़फड़ाने लगते, स्ट्रेचर अपने आप खिसक जाता। और सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक और मरीज को पड़ोस में ही बेड लगाकर विजय के पास में शिफ्ट किया गया। एक जूनियर डॉक्टर ने विजय को इंजेक्शन लगाने की कोशिश की और विजय अचानक से उठ बैठा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि डॉक्टर की कलाई नीली पड़ गई और बस वो एक ही बात बोल रहा था, वार्ड नंबर 13 को मत छेड़ो, ये मेरा है, बाहर निकालो इसे। उसका आवाज और चेहरा इतना खतरनाक था कि डॉक्टर ने तुरंत बिना देर किए उस दूसरे मरीज को शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया। और अब वार्ड नंबर 13 का खौफ सबके अंदर बैठ गया था और हर किसी का मानना था कि उस रूम में कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक रात अचानक विजय की हालत बिगड़ी। सबने समझा कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। मॉनिटर पर उसकी धड़कनें रुक गई। डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अगले ही मोमेंट मॉनिटर फिर से बीप करने लगा। विजय उठ बैठा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने उसकी आत्मा वापस से उसके शरीर में डाल दी हो, और उसने धीमे से स्वर में कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा जब तक वार्ड नंबर 13 जिंदा है। उस दिन के बाद से सबकी हालत खराब हो गई और कोई भी मेडिकल स्टाफ उस वार्ड में जाने को तैयार नहीं था, इवन डॉक्टर्स भी। और केयर के बिना दूसरे दिन ही विजय की सच में मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी जब कुछ पेशेंट्स को उस वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उन्हें वहां अजीब सा लगता था और 1-2 घंटे से ज्यादा वो वहां रह नहीं पाते थे। वो कहते थे कि उन्हें अजीब सी परछाइयां दिखाई देती है, घुटन होती है और वार्ड की खिड़की पर हमेशा एक परछाई सी घूमती रहती है। जिन भी नर्सेस को वार्ड 13 असाइन किया गया, वो नर्सेस 1 से 2 दिन के अंदर बिना कुछ बोले रिजाइन करके चली गई। जब ये सब हुआ तो फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वार्ड नंबर 13 को अब बंद कर देना चाहिए और इस तरह से उसे एक स्टोर रूम के अंदर बदल दिया गया। आज भी कहा जाता है कि बरसात की रातों में उस वार्ड की खिड़कियों से किसी के कराहने की आवाज आती है और कभी कभी खिड़की से 2 लाल आंखें चमकती दिखाई देती है। मेरे मामा कहते थे, अगर आज भी कोई वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खोल दे तो उसे कोई ना कोई पैरानॉर्मल इंटरेक्शन जरूर फील होगा। ये कहकर राहुल ने अपनी कहानी खत्म की और सबके चेहरों के ऊपर खामोशी छाई हुई थी। नेहा ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो इसका मतलब वो मरीज आज भी वहीं पर है। राहुल ने सिर हिलाया और तभी पास में बैठा वो जो अजनबी इंसान था वो मुस्कुराते हुए बोलता है, दिलचस्प। सभी दोस्तों ने उसकी तरफ देखा, उसने सबको एक मुस्कुराहट दी और फिर इसके बाद नेहा बोली, ठीक है राहुल, तुम्हारी कहानी खत्म, चलो अब मैं अपनी फ्रेंड की दीदी की आप बीती बताती हूं। ये बात करीबन 5 साल पुरानी है। दीदी एक हॉस्पिटल के अंदर
अपनी नर्सिंग की ड्यूटी किया करती थी जब वो नर्सिंग के लिए तैयारी कर रही थी। तो साथ ही साथ वो उस हॉस्पिटल में ड्यूटी किया करती थी और उस हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 हमेशा बंद रखा जाता था। कहते थे कि वहाँ पर बहुत पहले एक हादसा हुआ था। एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, तभी अचानक से हॉस्पिटल की जो बिजली थी वो चली गई, कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया और गलती से उस डॉक्टर से उस इंसान की एक गलत नस कट गई, जिसकी वजह से उस मरीज की ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों ने बहुत हंगामा किया, लेकिन जैसे तैसे करके इस केस को सेटल कर दिया गया। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद इस जगह पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को ऑपरेशन थिएटर का भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुलने लगता, अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती और कभी कभी एक अजीब सी स्मेल पूरे कॉरिडोर में फैल जाती। आखिरकार मैनेजमेंट ने उस ऑपरेशन थिएटर को ताला लगाकर बंद कर दिया। नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, उस दिन दीदी की ड्यूटी रात को उसी फ्लोर पर थी और उस रात वो उस कॉरिडोर में अकेले घूम रही थी। घड़ी में ठीक 12 बजे और अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो घबरा गई, मगर सोचा शायद चपरासी भूल से ताला लगाना भूल गया हो। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो ताले पर जंग लगा दरवाजा था, बाहर की कुंडी उखड़ गई थी और दरवाजा अंदर की तरफ से खुला हुआ था। जैसे वो पास गई, उसे अंदर से एक बहुत ही दबी हुई कराहने की आवाज आई, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। नेहा आवाज सुनकर बुरी तरह कांप गई और फिर उसने बोलना चालू रखा। दीदी ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था। जैसे ही अंदर गई, उसने चारों तरफ ऑब्जर्व किया तो उसे एकदम से टेबल के ऊपर ऐसी एक परछाई सी दिखी, जैसे टेबल के ऊपर कोई लेटा हुआ है। वो टेबल के पास गई और जाकर देखा तो टेबल बिल्कुल खाली थी। फिर अचानक उसकी ऐसे आई के कॉर्नर से नजर दीवार के ऊपर पड़ी, मतलब ऐसे उसे लगा किसी को एकदम से भाग कर गया है, जैसे कोई डॉक्टर गाउन पहनकर भाग कर गया है, ऐसा उसको फील हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे क्यों मारा? अचानक दीदी ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे कुछ गीला गीला है और अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके देखा तो फर्श पर खून की बूंदें टपक रही थी। टेबल से धीरे धीरे जैसे खून रिस रहा था, जैसे किसी का शरीर ऊपर से काटा जा रहा हो। ये देखकर दीदी का गला सूख गया, वो भागकर बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उस दूसरे दरवाजे की तरफ से किसी ने जोर से धक्का मारा। दरवाजा हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे बाहर धक्का दे रहा हो। वो घबराई हुई वहां से भाग गई और सुबह तक किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। दरवाजा अपने आप खुला, आवाजें आई। इस बार उसकी दीदी ने हिम्मत करके अस्पताल की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड खंगाले और वहां उन्हें उस हादसे का पूरा केस मिला। मरीज का नाम था हर्षवर्धन। उसकी मौत ऑपरेशन के दौरान हुई थी और सबसे अजीब बात कि उसकी लाश कभी उसके परिवार को सौंपी ही नहीं गई। आज तक किसी को नहीं पता कि उसका शव कहां गया। इसके बाद नेहा ने धीरे से कहा, आज भी जब भी आधी रात होती है, ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 का दरवाजा अपने आप खुलता है। कई बार लोग वहां से आती आवाजें सुनते हैं और अगर कोई अंदर चला जाए तो जब वो बाहर लौट कर आता है तो कुछ भी बता नहीं पाता। नेहा की कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। सुमित ने डरते डरते कहा, मतलब जो आवाजें आती है वो उसी मरे हुए मरीज की है? नेहा ने धीरे से सिर हिला दिया और नेहा की कहानी खत्म होते ही चारों दोस्तों के बीच फिर से खामोशी फैल गई। फिर ये चुप्पी सुमित ने तोड़ी। उसने उस अनजान आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आपको कुछ काम वाम है तो वो देख लो ना, या आप हमारे बीच में क्यों बैठे हुए हो? आपको ऐसे बैठा हुआ देखकर हमें भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। प्लीज आप अपना काम वगैरह देख लीजिए। तो आदमी बोलता है, माफ करना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपकी कहानियां सुनने में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और फिर मेरे पास भी एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा।
लेकिन एक बार मैं आप सबकी कहानियां सुन लूं। और वैसे भी मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कुछ बीच में बोल रहा हूं। उसकी बात सुनकर सुमित थोड़ा शांत हुआ और इधर राहुल और नेहा ने भी कहा, बिल्कुल अंकल, आप भी सुनिए और हमें भी आपकी कहानी जरूर सुनाना, हम भी सुनेंगे आपकी कहानी। तो सुमित ने बोला कि चलो ठीक है, और तुम लोगों ने अपनी कहानी सुना दी। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ एक भयानक सच है, और इसे याद करते ही आज भी मेरी रात की नींदें उड़ जाती हैं। आज तक ये मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, और इसको सुनकर अगर तुम्हें डर ना लग जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। उसकी ये बात सुनकर राहुल, नेहा और अर्जुन ने बड़े एक्साइटमेंट से उसकी तरफ देखा। उधर अजनबी आदमी ने भी उसकी तरफ अपनी आंखें टिका दी और ध्यान से सुनने लगा। सुमित ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, ये बात तब की है जब मैं अपनी नीट की तैयारी अपने शहर में रहकर कर रहा था। मैं इस अस्पताल के नजदीक ही रहता था। मेरी एक दोस्त थी, प्रिया, बहुत हंसमुख, जिंदा दिल और मेहनती लड़की। वो दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर कुछ कर पाते उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर सुनकर मैं भी टूट गया था, लेकिन उसकी मौत के 3 दिन बाद मेरे फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर प्रिया का नाम चमक रहा था। मैं देखते ही घबरा गया और कांपते हुए हाथों से मैंने कॉल रिसीव किया, और जब आवाज सुनी तो दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी प्रिया की आवाज थी, जो कह रही थी, सुमित, मैं हूं, तुम मुझे मत भूलना। ये आवाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शुरुआत में मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर हर रात ठीक 12 बजे वो फोन आने लगा, और हर बार वही आवाज, मैं हूं प्रिया, मैं यही हूं, तुमसे दूर नहीं। कभी वो रोती, कभी वो हंसती, कभी धीरे से कहती, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है। मेरे लिए सब झेलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक रात मैंने हिम्मत की, कॉल आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ हो? अगर सच में प्रिया हो तो मेरे सामने आओ। फोन पर एक ठंडी सी हंसी की आवाज आई, और फिर वो बोली, ठीक है, तो आ जाओ वार्ड नंबर 5 में, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रही हूं। ये जो वार्ड नंबर 5 है, ये हमारे यहाँ के ही एक सरकारी हॉस्पिटल का वही वार्ड था जिसमें उस रात प्रिया की मौत हुई थी। उस वक्त आधी रात थी। डर के बावजूद मैं अस्पताल पहुंचा। वार्ड नंबर 5 बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही अंदर गया मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, तभी टेबल पर एक फाइल रखी मिली। मैंने उस फाइल को खोला और उसमें जो लिखा था उसे देखकर मेरा खून जम गया। वो एक डेथ सर्टिफिकेट था, लेकिन उस पर नाम लिखा था सुमित, मृत्यु 13 जुलाई 2:45 AM, यानी मेरा ही नाम। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया, और तभी पीछे से वही आवाज आई, हम इस दिन एक हो जाएंगे। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा का एक झोंका आया और लाइट झपक झपक करके बुझ गई। उस रात मैं किसी तरह घर लौटा। सुबह तक बीमार सा पड़ा रहा। उसके बाद कई दिनों तक मुझे फोन आते रहे, और हर बार वही आवाज दोहराती, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम्हारी मौत मेरे साथ लिखी जा चुकी है। ये कहने के बाद सुमित चुप हो गया। उसके बाद नेहा ने उससे पूछा, लेकिन वो डेट तो गुजर चुकी है, तुम तो अब सेफ हो। सुमित कहता है, हाँ, लेकिन उसमें ईयर नहीं लिखा हुआ था, और हर साल जब वो डेट पास आती है मेरा डर और बढ़ जाता है, कहीं एक दिन मेरी मौत सचमुच उसी तारीख को ना हो जाए जो सर्टिफिकेट में लिखी हुई थी। उसकी बात सुनकर चारों दोस्तों के बीच में सन्नाटा पसर गया। अर्जुन ने हल्का सा गला खकारा और कहा, तुम लोगों ने मरीज और नर्स की बातें सुनी, लेकिन जो मैंने देखा वो आईसीयू में हुआ था, और आज तक मैं उस रात को भुला नहीं पाया हूं। अब राहुल, नेहा और सुमित चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। अजनबी आदमी अपनी जगह थोड़ा और आगे खिसक आया, जैसे अर्जुन की कहानी का हर शब्द सुनना चाहता हो। अर्जुन ने कहना शुरू किया, यह बात उस टाइम की है जब मैं अपने चचेरे भाई को देखने आया था।
उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे आईसीयू नंबर 3 में रखा गया था। आईसीयू में हमेशा अच्छी रोशनी रहती थी, मशीनों की बीपिंग लगातार गूंजती रहती है, लेकिन उस रात वहां का माहौल कुछ और था। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे लगा कि इस रूम का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा ठंडा और एक अजीब सा सफोकेशन उस आईसीयू में हो रखा था। मेरा भाई बेहोश था, मैंने उसका हाथ पकड़ा और कुछ देर वहीं बैठा रहा। तभी अचानक मैंने देखा कि मशीनें अपने आप ऑन ऑफ होने लगी हैं। बीपिंग की आवाज कभी तेज हो जाती, कभी बिल्कुल बंद। मैंने सोचा शायद ये मशीन खराब है। तभी मेरे बगल वाले बेड पर रखा खाली स्ट्रेचर धीरे धीरे हिलने लगा। मैंने नर्स को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा बंद था। जब मेरी नजर फिर स्ट्रेचर पर गई तो मैं दंग रह गया। उस पर अचानक किसी का धुंधला सा साया लेटा हुआ था। ट्यूब्स और खून की थैलियां हवा में अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य मरीज को लगाया गया हो। और तभी आईसीयू की लाइट्स एकदम से टिमटिमाने लगी और फिर सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और मुझे लगा जैसे आईसीयू की दीवारों से परछाइयां निकल रही है। काली आकृतियां जिनकी आंखों से खून टपक रहा था, वो आकृतियां धीरे धीरे हर बेड के पास जा रही थी। और जो भी मरीज कोमा में था, अचानक से उसकी धड़कनें तेज हो गई। जो सांसें मशीन से चल रही थी वो अचानक धीरे धीरे रुकने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो परछाइयां मरीजों की आत्माओं को खींचकर बाहर निकाल रही हो। तभी अचानक मेरा भाई जो बेहोश पड़ा था अपनी आंखें खोलकर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं थी। वो बिल्कुल काली थी, जैसे अंधेरे से भरी हुई हो। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी ठंडी आवाज में कहा, ये आईसीयू हमारा है, यहां से कोई बचकर नहीं जाता। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हड्डियों तक के अंदर दर्द होना शुरू हो गया था। तभी बगल के बेड पर पड़ा एक मरीज अचानक से चिल्लाया और उसकी मशीनें तेज तेज बीप करने लगी और कुछ सेकंड में ही उसकी धड़कनें रुक गई। लेकिन जैसे उसकी मौत हुई, वो अंधेरे से भरी परछाइयां उसके शरीर में घुस गई और फिर धुंध बनकर पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे हर मौत से ये परछाइयां और ज्यादा ताकतवर हो रही है। मैं घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। यानी कितनी देर तक मैं उस अंधेरे में फंसा रहा, वो परछाइयां इधर उधर घूमती रही। मेरा भाई फिर से बेहोश होकर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई, आईसीयू खिड़कियों से धूप झांकी और तब जाकर सब कुछ नॉर्मल हुआ। मशीनें ठीक से चलने लगी, स्ट्रेचर खाली था और मरीज वैसे ही पड़े थे। लेकिन उस रात के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस आईसीयू में मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं करते, वहां मौत अपनी परछाइयों से खेलती है। अर्जुन की कहानी खत्म होती है और फिर सबके चेहरे पर खामोशी छा जाती है। फिर नेहा कहती है, मुझे ये कहानी सच्ची नहीं लग रही, ये तुमने बनाया है ना। ये सुनकर अर्जुन ने धीरे से कहा, काश ये सब सच होता, लेकिन है नहीं। मैंने तुम सब लोगों को एक झूठी बनाई हुई कहानी सुनाई। अब तुम सबने कहानी सुनाई तो एक कहानी तो मेरी तरफ से भी बनती थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और हंसने लगे। इन सब की बातें सुनकर वो आदमी भी हंसने लगा, क्योंकि अर्जुन ने माहौल को हल्का कर दिया था। खैर इसके बाद वो अजनबी आदमी बोला, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई तुम सबने, लेकिन असली डर वो नहीं होता जो किसी और के साथ हुआ हो। असली डर तब होता है जब वो तुम्हारी आंखों के सामने घटे। ये बात सुनकर सबका ध्यान उस आदमी की तरफ चला गया। राहुल ने पूछा, क्या आपकी कहानी भी इसी अस्पताल से जुड़ी हुई है? वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ, और वो कहानी यहीं की है। इसी अस्पताल में एक मरीज आया था, नाम था रघुवीर। मामूली बुखार के लिए आया था, लेकिन एक गलती हुई। नर्स ने जल्दबाजी में उसे गलत इंजेक्शन दे दिया। शरीर में रिएक्शन शुरू हुआ और जब डॉक्टर बुलाए गए तो कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। जूनियर स्टाफ बुरी तरह से घबराया हुआ था और उसने जो ट्रीटमेंट दिया उससे रघुवीर की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। ये सब बोलते हुए उस आदमी की आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई थी। फिर क्या हुआ? नेहा ने धीरे से पूछा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, रिपोर्ट में लिखा गया कार्डियक अरेस्ट।
केस को दबा दिया गया, लेकिन असली बात किसी को नहीं बताई गई, क्योंकि मरने से ठीक पहले उसने अपनी आखिरी सांसों में कहा था, मैं नहीं जाऊंगा जब तक इस अस्पताल की गलती का हिसाब नहीं होता। और शायद अब भी उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल में भटक रही है। उसकी बात सुनकर राहुल बोला, क्या अंकल, इतनी देर से डरावनी कहानी सुनाऊंगा, डरावनी कहानी सुनाऊंगा, कह कहकर आपने सस्पेंस बना रखा था, और सुनाया क्या, ये हलवा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे, वो आदमी खुद भी हंसने लगा। और फिर अर्जुन बोला, चलो यार, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया है, और वैसे भी अंकल एक बात बताओ, अगर ये केस दबा दिया गया तो ये सब बातें आपको कैसे पता चली? उनकी बात बोल सुनकर वो अंकल बोलते हैं, कई बार कुछ चीजें बताने के लिए नहीं होती, वो अपने आप पता चल जाती है। फिर चारों दोस्त एक दूसरे को देखते बोलते, चल चल भाई जाने दे। ये लोग उठते हैं, ये लोग अपना हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, और वो जो अंकल थे वो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। चारों दोस्त बातचीत करते करते हॉस्पिटल कॉरिडोर में पहुंचते हैं, और वो एक वार्ड के सामने से निकले थे कि तभी स्ट्रेचर पर 2 नर्सिंग स्टाफ एक डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे थे। चलते चलते नेहा की नजर एकदम से उस बॉडी पर पड़ी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाकी दोस्तों को हाथ से झलकारा और बोला, इधर देखो। और सबने जो देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही अंकल थे जिनसे ये लोग अभी बाहर मिले थे। ये तो उसी आदमी की डेड बॉडी है। उन्होंने फटाफट से रिकॉर्ड लेके उसका नाम चेक किया, उसका नाम रघुवीर था। उनकी आंखों के सामने वो उस बॉडी को लेकर गए, और वो चारों दोस्त हक्के पक्के से खड़े रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जिससे वो बात करके आए, उसकी डेड बॉडी तो यहां पड़ी है, यानी वो अपनी ही कहानी सुना रहा था। और फिर अचानक से कॉरिडोर के उस तरफ उनको रघुवीर खड़ा हुआ दिखाई दिया, फिर से उनकी तरफ मुस्कुराते हुए, और 2 कदम बढ़ाकर उस कॉरिडोर से गायब हो गया। और इस तरह से ये चारों दोस्तों के साथ हुआ एक ऐसा खतरनाक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। बातों बातों में, मजाक मजाक में ये बैठकर एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुना रहे थे। कुछ अपने साथ हुई, कुछ अपने परिवार वालों के साथ हुई, और तभी एक अनजान आदमी आकर इनके पास बैठा, और वो भी इनकी स्टोरीज में इंटरेस्ट लेने लगा। लेकिन ये लोग कहां जानते थे कि जिसके साथ बैठकर ये कहानियां सुन और सुना रहे हैं, कोई जिंदा इंसान नहीं, और इनकी कहानी इनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देगी। तो ये था इन दोस्तों का एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। वैसे आपको क्या लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान की भी रिसेंट डेथ हुई हो, उसकी आत्मा अपनी उस डिजायर को पूरा करने के लिए आसपास भटकती रहती है, और कई बार वो इतनी ज्यादा पावर रखती है कि वो मैनिफेस्ट हो जाती है और लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकती है। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।